हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप से रिलेटेड या रिजॉल्विंग पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। CSIR नेट कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए रिजॉल्विंग पावर वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखें और पेपर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। रिजॉल्विंग पावर किसी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा दो पास वाले ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने की जो एबिलिटी है वो ही रिजॉल्विंग पावर है। एग्ज़ाम में आपसे ना तो डेफिनेशन पूछी जा रही है, केवल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक है ए और एक है बी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ये बनाया है, एक ऑब्जेक्ट ये बनाया है। इधर बी वाले के लिए एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। ध्यान से देखना, मैग्नीफाइंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो पास वाले ऑब्जेक्ट को कैसे सेपरेट करके दिखाता है, इस एबिलिटी को ही रिजॉल्विंग पावर कहेंगे। बी वाले इंस्ट्रूमेंट को देखिए, ये इतनी दूर वाले पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखा सकता है। ए वाले को देखो, ये इन दोनों या कम दूरी वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करके दिखा सकता है। तो बताइए हमारे लिए कौन सा सही है? हमारे लिए ए वाला इंस्ट्रूमेंट सही है, क्योंकि ये बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल या पॉइंट्स को भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अलग अलग करके दिखाएगा। दूर वालों को तो अपन वैसे ही देख लेंगे। और फिर कंपैरेटिव स्टडी की भी बात करें तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पास वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ अलग अलग करके दिखाएं, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के। एग्ज़ाम में इन दोनों कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चंस गलत होते हैं। उसको अगर आप इस वीडियो में बड़े ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ईजी है, आसान है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसको कैपिटल डी या स्मॉल डी से दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में आपको कैपिटल डी मिलेगा, कुछ में स्मॉल डी भी है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने दोनों आपको यहाँ बता दिए हैं। क्या है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जिस पर दोनों बिंदु अलग अलग साफ दिखाई दे, वो ही उसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितना कम होगा उतना ही रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा, और रिजॉल्विंग पावर जिसका अच्छा होगा वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। या देखिए, जो बात मैंने अभी समझाई है उसको एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट से लेके देखते हैं। बी वाला इंस्ट्रूमेंट दो पॉइंट्स के बीच ये इतनी इससे अगर कम हो गई तो फिर ये क्लियरिटी के साथ नहीं दिखा पाएगा। कहने का मतलब बी वाले इंस्ट्रूमेंट के लिए दो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स, इनके बीच की ये जो मिनिमम डिस्टेंस है डी, ये मिनिमम है। अगर इससे और अगर आप इन दोनों को पास लेके आ गए तो फिर ये वाला इंस्ट्रूमेंट उनको क्लियरिटी के साथ नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो D है वो क्या होगी? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ए वाले के लिए बात करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस साफ आपको दिख रहा है कि ए वाले के लिए डिस्टेंस कम है और बी वाले के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है। कहने का मतलब बी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज़्यादा है, ए इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया दोनों में से अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ए वाला। क्यों? क्योंकि ए वाले के लिए क्या है? डी कम है
अगर डी कम होगी तो रिजोल्यूशन पावर, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रिजॉल्विंग पावर अगर इंस्ट्रूमेंट का अच्छा है तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने आप अच्छा है। सिंपल बात, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, लेकिन सिंपल आप इतना ध्यान रखें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है जो बिल्कुल पास वाले पॉइंट को भी सेपरेट करके दिखाए, और बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स को भी सेपरेट करके दिखा रहा है, मतलब उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बहुत कम है। और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जब बहुत कम होगी तो उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। ये कॉन्सेप्ट है। जल्दबाजी में कहीं अपन ऐसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, गलत हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैपिटल D इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा अपॉन n इंटू साइन अल्फा। n इंटू साइन अल्फा दोनों को एक साथ NAB कहा जाता है, न्यूमेरिकल एपरेचर। n ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अल्फा क्या है, एंगुलर अपर्चर है। जैसे ये लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस पॉइंट से ये जो एंगल बन रहा है इसको अल्फा कहेंगे। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या यूं कह सकते हैं लाइट डेंसिटी है। सीधा एग्जाम में इससे भी सवाल आ सकता है। ये देखिए यहां पर, अगर लैम्डा ज्यादा होगी तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये देखिए, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा। इसका वाइस वर्सा इसको देख सकते हैं। अगर वेवलेंथ कम होगी तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ कम, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब कौन सी लाइट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अच्छे रिजॉल्विंग पावर के लिए, कम वेवलेंथ वाली का, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर की लाइट का, विजिबल लाइट का। विजिबल में भी ब्लू कलर। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सारी बातें आपको इस फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। एक तो ये वेवलेंथ वाला ध्यान रखना है। जैसे आपको अलग अलग वेवलेंथ दे दी तो बताइए रिजॉल्विंग पावर किस में ज़्यादा होगी, जिसमें वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपसे कोई पूछा जाए या पूछ ले कि माइक्रोस्कोपी में कवर स्लिप और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच ऑयल इमर्सन किया जाता है, क्या फ़ायदा है इसका। कवर स्लिप ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच जब आप ऑयल इमर्सन करेंगे तो पहले कवर स्लिप और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच एयर मीडियम था, लेकिन जैसे ही ऑयल इमर्सन करेंगे तो मीडियम ऑयल हो जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा से, एयर से ज़्यादा होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो जाएगी, कम, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम हो जाएगी तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सीधी सी बात यह है दोस्तों, ऑयल इमर्सन रिजॉल्विंग पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि पास वाले पॉइंट्स को भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देखा जा सके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया CSIR नेट, उसके बाद कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, और फिज़िक्स से रिलेटेड जितने भी और कोई एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं।
पढ़ते टाइम अपने को लगता है कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में नंबर चले जाते हैं, और अगर 1 नंबर का भी डिफरेंस हुआ तो आपको पता है इम्पोर्टेंस। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा का मान, एंगुलर एपरेचर का मान बढ़ाना है तो आप ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम करोगे तो अल्फ़ा का मान बढ़ता जाएगा। मेनली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लाइट डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, और वेवलेंथ से रिलेट करके देखना है। याद रखें, ये जो डी है ये रिजॉल्विंग पावर नहीं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। जब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आपको यहाँ से पता लगेगी, इसका उल्टा, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा? रिजॉल्विंग पावर। और किसी भी मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट के लिए रिजॉल्विंग पावर अगर अच्छी है तो वो इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है। वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, अगर आपको पसंद आया हो शेयर करें। थैंक यू।